नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोसाइटी के एजीएम और एसजीएम कि सोसाइटी में एजीएम क्यों ज़रूरी है और एसजीएम क्यों ली जाती है। तो इस विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर, कमेटी की मीटिंग में क्या होता है, कमेटी की मीटिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे सरकार का हर साल अधिवेशन होते हैं, हर साल गजट पास होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हर साल सत्र लगता है, संसद बैठती है, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विधानसभा का होता है, और महाराष्ट्र की जो एमएलए से उनकी सभा होती है। तो ये कारण उसका क्या है? कारण ये है कि जो भी संस्थाएं होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो सरकार बनती है वो एक संस्था के रूप में ही काम करती है। जैसे संस्था का काम है वैसे महाराष्ट्र सरकार का काम है। भाई वहाँ पे भी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उप मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि इनके कामों का बंटवारा हो, ताकि डेवलपमेंट करने में आसानी हो। क्योंकि एक व्यक्ति अकेला हर काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए काम के बंटवारे की वजह से ये पोस्ट दी जाती है। उसी तरह सोसाइटी के अंदर में चेयरमैन, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, फिर उसके बाद 8 से 9, 10 कमेटी मेंबर्स होते हैं। वो आपकी सोसाइटी की संख्या के ऊपर निर्धारित करती है कि आपकी सोसाइटी के कुल कितने लोग हैं। लेकिन मिनिमम 9 से 10 लोग रहते हैं सोसाइटी में। 9 से 10, 10 से 11 सोसाइटी में मिनिमम लोग रहते हैं। और अधिक से अधिक कहीं कहीं पे आप देखोगे 2-2, 3-3 हज़ार लोगों की सोसाइटी है, तो वहाँ पे जो कमेटी मेंबर्स हैं वो कमेटी मेंबर्स तकरीबन 20 से 25, 30 तक पहुँच जाते हैं। क्योंकि वो बनाना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी के कार्यकाल को संभालने के लिए मात्र 10 लोग, 15 लोग उपयुक्त नहीं हैं। तो ये चीज़ समझिए। तो चलिए हम आते हैं एजीएम के ऊपर। एजीएम हर साल में वार्षिक सर्वसाधारण सभा, अब उसको वार्षिक सर्वसाधारण सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग, ये लेना ही पड़ता है। अब उसका कारण क्या है? वो मैंडेटरी है। अब उसका कारण ये है कि साल भर में हमारे जो मेंबर्स हैं कमेटी, जो प्रबंधक समिति के अलावा, उनको ये जानने का अधिकार है कि साल भर में जो प्रबंधक समिति ने क्या कार्य किए और क्या कार्य करना है, उसके ऊपर सहमति लेना, लोगों के सुझाव लेना, लोगों के ऑब्जेक्शन, सजेशंस ये लेना, फिर मेजॉरिटी में उस चीज़ को पास करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे सोसाइटी मेंटेनेंस निकालती है, जो प्रबंधक समिति उसकी देखरेख करते हैं। अब साल भर में कितना मेंटेनेंस आपका, मतलब कितने पैसे आपके अकाउंट, मतलब संस्था के पास आए, उसमें से क्या क्या खर्चे हुए, ये सब चीज़ों का ब्यौरा देना पड़ता है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट लोगों को दी जाती है। अब एजीएम का रूल्स ऐसे हैं कि एजीएम लेने के पहले प्रत्येक मेंबर को उसका नोटिस जाती है। नोटिस के साथ में आपको जो ऑडिट हुई है उस ऑडिट की रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट को आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में, ऑडिट में, आपके बैंक, सोसाइटी के बैंक में कितने पैसे हैं, साल भर में कितने पैसे जमा हुए, उसमें से कितने पैसे खर्चे हुए, और बचा हुआ बैलेंस कितना है, स्टेशनरी में कितने गए, इनके जो ट्रैवलिंग चार्जेस है प्रबंधक समिति की वो कितने खर्चे हुए। क्योंकि भाई जो चार्जेस है
ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह, जब चेयरमैन सेक्रेटरी कहीं जाएंगे तो भाई वो तो अपने घर से नहीं लगाएंगे, तो सोसाइटी को देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीज़ रखा गया है कि भाई उस चीज़ के अंदर दूसरी चीज़, सोसाइटी में या कोई वाद विवाद है, अब उसके अंदर समझो किसी ने सोसाइटी के विरुद्ध केस फाइल किया है, तो सोसाइटी को वकील अपॉइंट करना है, वो वकील के जो भी चार्जेस हैं वो डिसाइड करना है कि भाई वकील को कितने चार्जेस देना है, उसमें भी सहमति से रेजुलेशंस पास करने हैं। अब जैसे सरकार एक जीआर पास करती है, जीओ पास करती है या नोटिफिकेशन पास करती है, वैसे सोसाइटी रेजुलेशंस पास करती है, मतलब ठहराव, प्रस्ताव, हिंदी में प्रस्ताव कहेंगे, मराठी में ठहराव कहेंगे, इंग्लिश में रेजुलेशंस पास करना है। और वो जो रेजुलेशन समझ लीजिए कि आपके संस्था का कानून है। अब कहीं कहीं ये चीज़ का कमेंट्स आता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी हमसे ट्रांसफ़र चार्जेस बहुत ज़्यादा मांग रही है। जो उनके ट्रांसफ़र होते हैं, फैमिली ट्रांसफ़र हो या अदर ट्रांसफ़र हो, तो उसमें पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। तो भाई आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर सोसाइटी आपके पास कोई भी अनर्गल पैसे मांगे, तो आप सोसाइटी को पूछिए कि भैया, आप पूछिए मत, आप रिटर्न उनको एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि भाई अगर सोसाइटी के एजीएम में अगर ये चीज़ पास हुआ है कि ट्रांसफ़र के लिए इतने पैसे भरने पड़ेंगे, तो उस रेजुलेशन की कॉपी दी जाए। अब सोसाइटी वहाँ फंसेगी, सोसाइटी में प्रबंधक समिति वहाँ पे फंसेगी। अब कारण क्या? कारण ये है कि जब एजीएम होगा तो जो भी मेंबर वहाँ उपस्थित होंगे और वो मेंबर्स सहमति देंगे, तभी ये कानून पास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। एक प्रबंधक समिति के कार्यकारिणी के अंदर कोई भी नया कानून नहीं ला सकती है बिना एजीएम के, बिना एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि आप लोग की जो भी एसआरए के अंदर कमेटियाँ हैं, आप सब लोग मिलके कमेटी को कहिए कि भैया एजीएम लीजिए और एजीएम में भाड़े का प्रस्ताव रखिए। भाड़े का प्रस्ताव यानी आपके सोसाइटी का कानून बना है कि भाई हमारे जो भी मेंबर्स होंगे, बिल्डर अगर उनका घर तोड़ता है तो तोड़ने के पहले उनको इतना पेमेंट अदा करेगा और अदा करने के बाद इतने दिन में ये मेंबर घर खाली करके देंगे। क्योंकि भाई क्या होता है कि अगर मैंने आज पेमेंट मुझे मिला, आज चेक दे दिया और बोले घर खाली करके दो, तो भाई चेक तो मेरा पास होगा 2 से 3 दिन 4 दिन जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स ये है कि वो व्यक्ति घर टूटने जाएगा कहाँ? अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो भाई रोड पे तो नहीं रहेगा। तो सोसाइटी को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है और वो आप लोग कर सकते हैं मेजोरिटी में, और इनको एजीएम लेना पड़ेगा। और एजीएम में जो चीज़ आप प्रस्ताव मान्य करेंगे वो लिखित रूप से करवाइए, उस पर सिग्नेचर्स करिए और उसकी एक कॉपी संस्था के कार्यालय में जाएगी, मतलब एआर डिपार्टमेंट में जाएगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास, और एक कॉपी जाएगी डेवलपर के पास और एक कॉपी आपके पास रहेगी। ओरिजिनल कॉपी आपके पास ही रहेगी, क्योंकि उसका जो रेजुलेशन बनेगा उसकी मिनट्स की बुक आती है, उसके अंदर लिखा जाएगा। फिर उसका जेरोक्स निकाल के उसको सर्टिफाई करेगी सोसाइटी और ये डिपार्टमेंट को देगी और डेवलपर्स को देगी। तो वहाँ पे ये निश्चित हो जाएगा कि भाई ये सोसाइटी के लोगों ने एक कानून पास किया है कि हमारे मेंबर को इतना पैसा मिलना चाहिए, जिसमें रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल को कितना मिलना चाहिए, रेसिडेंशियल को कितना, इस चीज़ का ठहराव पास कीजिए। और यदि ये ठहराव आप लोग पास करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका इस ठहराव को हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकता कोई। हाई कोर्ट भी बोलेगा कि भैया ये सहमति से ठहराव पास हुआ है, इसको मान्य करना पड़ेगा कि ये लोगों के अपने उनकी कानून है, उनको अधिकार है रेजुलेशन पास करने का। अब बिल्डर को वहाँ परवड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई दूसरा बिल्डर आएगा। तो ये चीज़ समझिए। ये ईजीएम मतलब आपके अंदर, जैसे हम हर सोसाइटी का 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, 5वें साल एजीएम के साथ इलेक्शंस भी डिक्लेयर होंगे। उस इलेक्शन में आप जो नॉमिनेशन रहेंगे,
जो नॉमिनेशन भरेंगे कि भाई ये मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो उनको वोट देना है, तब उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसको जीताना है, जैसे कि आम इलेक्शंस होते हैं। और मैंने इलेक्शन से पहले ही कहा कि जिस व्यक्ति की 2000 के बाद तीसरी संतान पैदा है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ना कमेटी का ना कोई भी इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, ये नियम है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एजीएम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्वसाधारण सभा में आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, और जब आप जायज़ मांग करेंगे तो लोग आपका समर्थन करेंगे, और समर्थन करेंगे अगर आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, अगर आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा आती है तो वो कानून पास करना पड़ेगा प्रबंधक समिति को भी और सोसाइटी को भी। क्योंकि अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कभी आपने देखा है मंत्रालय में, संसद में, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, संसद में केंद्रीय प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, लेकिन वहाँ पे अध्यक्ष की कुर्सी पे कोई और बैठता है, अध्यक्ष की कुर्सी पे कोई और बैठता है, क्योंकि इसलिए बैठाए जाते हैं कि अगर प्रबंधक समिति वहाँ बैठेगी तो हो सकता है लोगों के साथ अन्याय करे, इसलिए वहाँ पे सभा अध्यक्ष का चुनाव, कोई भी एजीएम होगा तो सबसे पहले सभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, और सभा अध्यक्ष चुना जाता है आपके जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में से चुना जाता है, और उसके अंदर भी वोटिंग्स होती है कि भाई सभा अध्यक्ष कौन कौन बनना चाहता है, तो उनके फेवर में जो वोटिंग होगी, जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा रहेगी वही सभा अध्यक्ष बन सकते हैं, और प्रबंधक समिति का व्यक्ति सभा अध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ जो प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं वो प्रबंधक समिति के जितने भी कार्यकारी मंडल है उन सब व्यक्तियों के खिलाफ प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं, या उनके फेवर में उत्पन्न हो, तो उनका जो भी निर्णय लेना है वो सभा अध्यक्ष महोदय लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जो भी आपकी मीटिंग्स होती है तो आप पहले आवाज़ उठाइए कि भैया सभा अध्यक्ष का पहले चुनाव कीजिए। सभा अध्यक्ष कुर्सी पे बैठेंगे, जो वोट डालेंगे, आखिरी वोट सभा अध्यक्ष डालते हैं कि भैया मैं किसकी तरफ हूँ, क्योंकि वो भी वोट डालेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी आपके वहाँ पे जो चीज़ होंगी, जो भी चीज़ होगी, उसका अंतिम निर्णय सभा अध्यक्ष ही लेंगे, और वो बताएंगे कि भाई इसमें अंदर मेजॉरिटी है और ये कानून पास किया जाता है। समझ गए? जैसे कि मंत्रालय में भी वही चीज़ होती है, आप वहाँ पे देख लीजिए स्पीकर्स अलग होते हैं, वैसे वहाँ पे भी वो समझिए अध्यक्ष सभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वैसे हर सोसाइटियों में भी इलेक्शन के समय एजीएम की जगह सभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, और ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेगी तो किसी भी मीटिंग में कोई भी प्रबंधक समिति का कोई भी व्यक्ति आपके साथ छल नहीं कर सकता है। इसकी जो नियम्स हैं, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को, क्योंकि आप मेंबर हो, आपको बोलने का अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता वहाँ पे। आप अपने जो भी मन में आपके सवाल है या आपके मन में कोई भी योजना है वो भी आप व्यक्त कर सकते हैं कि भाई सोसाइटी में अगर इस तरह से किया जाए तो इसका फ़ायदा क्या, इसका नुकसान क्या, तो वो चीज़ लोगों को सुनना पड़ेगा, उसके अंदर लोग वोट करेंगे, सहमति प्रदर्शन करेंगे। अगर लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती कि आपकी योजना अच्छा है और हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक है, तो उसके अंदर भी सहमति अगर देते हैं तो वो योजना में भी आपका पास किया प्रस्ताव को मान्य किया जाएगा, मतलब आपका एक कानून पास हो गया सोसाइटी का। तो इस चीज़ को समझिए। अब एजीएम के बाद एसजीएम। एसजीएम दोस्तों क्या होता है? स्पेशल जनरल मीटिंग। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सोसाइटी की प्रबंधक समिति को अर्जेंट मीटिंग लेना पड़ता है। वो जो भी उसके जो नियम्स है, जो भी चीज़ें हैं, सब एजीएम के तौर पे होंगे, लेकिन स्पेशल जनरल मीटिंग ये होता है कि जैसे साल भर के पहले, अभी जैसे हमारे यहाँ पे एक मीटिंग हो गई, एजीएम हो गई, अब 2 महीने बाद कुछ ऐसे वाद निर्माण हो गए कि इस चीज़ में हम लोगों से, मतलब सोसाइटी के लोगों से सहमति अगर नहीं लेंगे तो हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एसजीएम लेने पड़ता है। तो उस एसजीएम रिपोर्ट को सब वहाँ रेजुलेशन पास होगा। जैसे कि सर्कुलर 59 में दिया गया है कि जब भी डेवलपर कोई भी विकास में चेंजेस करेगा, कोई भी बदलाव करेगा, तो उसको एसजीएम की मंजूरी चाहिए।
इसका मतलब ये है कि वो तुरंत करना है, जिसके वजह से बिल्डर का काम भी नहीं रुके और आपका अधिकारों का हनन भी नहीं हो। तो इसके लिए वो एसजीएम की तुरंत से तुरंत आपको एसजीएम लेना है। तो इस चीज़ को एसजीएम और एजीएम में फ़र्क इतना ही है कि एजीएम सालाना होता है, एसजीएम हर जरूरत के समय एसजीएम कॉल किया जा सकता है सोसाइटी के। लेकिन ये जब भी कॉल करेंगे तो डिपार्टमेंट को बताएंगे कि भाई मुझे एसजीएम लेना है, हम इस तारीख को एसजीएम रख रहे हैं। ये इंटीमेशन देना पड़ेगा एआर डिपार्टमेंट को और एजीएम का भी देना पड़ेगा। और यदि हर साल एजीएम्स नहीं लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है कि हमारी सोसाइटी की मीटिंग ही नहीं लेती है, तो आप कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भाई सोसाइटी ने आज तक कोई भी मीटिंग नहीं लिया, मैं पात्र सदस्य हूँ और मेरा ऑब्जेक्शन है। तब वहाँ से 77A और 77 की आय की नोटिस निकलेगी सोसाइटी के विरुद्ध और आपको भी बुलाया जाएगा। तब आप अपने लोगों को लेके पहुँचिए और बताइए कि भाई मीटिंग क्या हुई, इनका ब्यौरा दीजिए ना। जो भी प्रबंधक समिति है वो ब्यौरा दे। अब ब्यौरा का मतलब होता है एजीएम और एसजीएम जब भी होते हैं तो उसमें वीडियोग्राफी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और एसजीएम और एजीएम ऐसा नहीं कि खुले मैदान में हम कर लें, उसके भी रूल्स हैं। एसजीएम और एजीएम जो भी हो एक बंद कमरे में होना चाहिए, हॉल हो या कमरा हो। अब उसको आपकी जो संख्या के ऊपर निर्धारित करती है कि भाई चलो आपकी सोसाइटी छोटी है, 30-35 लोग हैं, तो आप अपने जो भी कम्युनिटी हॉल है उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बंद कमरे में होनी चाहिए। और बड़ी अगर आप हॉल वगैरह बुक करते हैं तो आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट से लेके पुलिस डिपार्टमेंटों को इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई इस दिन हमारा एजीएम है, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे प्रोटेक्शन दे। क्योंकि इतने लोगों का जमाव हो रहा है वहाँ पे, कुछ न कुछ वाद विवाद हुआ तो उसको संभालेगा कौन। तो वो वहाँ पे पुलिस को भी इंटीमेशन कर देना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। और वहाँ पे अधिकारी भी हो सकता है, अधिकारी की मांग करेंगे तो अधिकारी भी वहाँ पे आएंगे। वैसे इलेक्शंस में तो अधिकारी आते ही हैं। तो दोस्तों ये चीज़ को समझिए, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। एसजीएम और एजीएम का फ़र्क पता है, ये मैंडेटरी है और ये जो कानून आप बनाएंगे वो एक कानून बन जाता है। जैसे सरकार कोई रेजुलेशन पास करती है वो पूरे महाराष्ट्र सरकार को लागू होती है, वैसे आप जो पास करेंगे वो पूरे आपके सोसाइटी को लागू होगी। जो संस्था है, संस्था के सब मेंबर पर लागू होगी। अगर आपने वहाँ पे एक निर्धारण कर लिया कि भैया जो भी नए ट्रांसफ़र होंगे उस ट्रांसफ़र का सोसाइटी कुछ पैसे लेगी, अमाउंट जो भी 10,000, 20,000, 25,000 जो भी हो, आप जो तय करेंगे लोगों के इस पर, वो सहमति के अंदर वो रिकॉर्ड पे आ गए, इतने ही पैसे लेंगे। फैमिली ट्रांसफ़र में वो निर्धारित करेंगे कि भैया फैमिली ट्रांसफ़र में आपको कितने पैसे भरने हैं। तो फैमिली ट्रांसफ़र में वैसे तो पैसे की लगते नहीं है, लेकिन जो भी सोसाइटी के चार्जेस है वो अगर आप समझते हो कि भाई हमारी सोसाइटी तो 200-500 रुपये जो भी है वो आप तय कर सकते हैं। और जो भी रेजुलेशन में अगर डिमांड, वही डिमांड कर सकती है सोसाइटी, उसके अलावा नहीं कर सकती है। क्योंकि एक संस्था के जो प्रबंधक समिति हो व्यापार नहीं कर सकते, वो अनर्गल पैसा किसी से नहीं ले सकते। उनको दिखाना पड़ेगा भैया किस बात का पैसा मैंने लिया, ये उनको ऑडिट में देना पड़ेगा कि भाई पैसे कहाँ से आए इतने और किसने दिया, किस बात के पैसे दिए। तो इस चीज़ को समझिए आप। और जो जिस बंदे के लिए प्रॉब्लम है आप उनसे यही कीजिए कि भाई उनको रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, भाई मुझे रेजुलेशन दीजिए आपका कि इतने पैसे ट्रांसफ़र करने, मैं कर देता हूँ। क्योंकि रेजुलेशन कौन बनाएगा, मेंबर्स बनाएंगे। तो मेंबर्स जब सब मेंबर मिलके बनाएंगे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाएंगे। उनको पता है कल मुझे भी भरना पड़ सकता है, तो इसके लिए वो सहूलियत के हिसाब से बनेगा। और सोसाइटी का प्रबंधक समिति कोई इलीगल अनलीगल पैसे, अनर्गल पैसे नहीं मांग सकती। अब ये चीज़ हो गई। तो दोस्तों आज हमने ये चीज़ समझ गया, एजीएम और एसजीएम, एजीएम और एसजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, स्पेशल जनरल मीटिंग, इस विषय में मैंने समझाया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक कमेंट किया व्हाट्सएप पे कि सर जो 57 में आपने बताया था मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया हूँ, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं झूठा साबित हो जाऊँ, कि मुझे सर्कुलर में कहीं दिख नहीं रहा है। आपके पास सर्कुलर हो तो मुझे भेजिए। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला सर सर्कुलर 57 में ये नहीं बोला गया कि आप इलेक्शन लगाओ। सर्कुलर ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि भैया अब डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा। सर्कुलर 57 बोलता है कि जब एलओआई आपकी मिल गई है तो आप डिपार्टमेंट ने आपको सोसाइटी रजिस्टर्ड करने की और बैंक अकाउंट खोलने की छूट दी है।
और ये पूरी जिम्मेदारी मुख्य प्रवर्तक की होगी सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए। आप समझो मुख्य प्रवर्तक सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करेंगे? कहाँ करेंगे? तो कंप्लेंट तो करना पड़ेगा आपको एआर डिपार्टमेंट में। तो एआर डिपार्टमेंट में हवाला क्या देंगे? सर्कुलर 57 का, क्योंकि वहाँ एलओआई हो चुकी है और यहाँ पे मेरी सोसाइटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन चीफ प्रमोटर रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है, तब वहाँ पे एसआरए के एआर डिपार्टमेंट के द्वारा उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि भैया यहाँ पे एलओआई होगा, आप सोसाइटी क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। वो हियरिंग लगेगी, उस हियरिंग में फैसला होगा आपका। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो होता है अंडर सेक्शन 9 में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के तौर पे होता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। और जिन लोगों की बिना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के ओसी दी दी है, तुरंत कंप्लेंट फाइल कीजिए कि बिना एसआरए का रूल है, सर्कुलर 57 में क्लियर कट लिखा हुआ है, जब तक आप सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक ओसी नहीं दी जाएगी। तो उसकी तुरंत कंप्लेंट फाइल कीजिए। तो इस चीज़ को समझिए। दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी तो उस बारे में कमेंट कीजिए। आजकल आपके कमेंट्स बहुत ढीले आ रहे हैं, क्योंकि आप जब कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी टॉपिक्स मिलते हैं। मुझे भी आपके ही टॉपिक्स चाहिए। मुझे मेरे टॉपिक्स नहीं चाहिए, आपके टॉपिक्स चाहिए, ताकि मैं आपको समझाऊं कि आपका मसला क्या, आपका समाधान क्या। तो दोस्तों, देखते रहिए जागो इंडिया जागो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।